के हाथों में मैं दूंगा। धन्यवाद। श्रीमती मालती देवी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस पावन प्रांगण में मौजूद प्रधानाचार्य जी, श्री रामेश्वर प्रजापति जी, मैनेजमेंट से श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति जी, महेश भाई, बाबूराम जी, उनके समेत ग्राम प्रधान जी, बाकी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबके चरणों में इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले अपना वंदन अर्पित करता हूं, अपना नमन आपको करता हूं। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों के बीच और बुजुर्गों के बीच, नौजवानों के बीच, तो सामंजस्य बनाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन से टॉपिक पर बात करें। तो मैं आज की इस बातचीत में, इस वार्ता में इस तरह से इस बात को रखने की कोशिश करूंगा कि यहां आने वाला हर बच्चा, बुजुर्ग, माता और नौजवान साथी सब हमसे जुड़ पाए और इस पूरे के पूरे इस तंत्र को, इस पूरी व्यवस्था को समझ पाए कि आज हमें इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अभी आप सब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है गांव के अंदर, पहले हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। बंद करके मुझे दे दो, मुझे दे दो। सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या आ रही है? कुर्सी दे दो। मैं समझता हूं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक की पढ़ाई, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उनका रोजगार, और आज के समय तो समाज की प्रणाली इस तरह से हो गई है कि उनका वैवाहिक जीवन भी आज खतरे में पड़ा हुआ है। आप उनके बीच तलाक की संख्या को देख लीजिए, घर के अंदर हो रहे झगड़ों को देख लीजिए या दूसरे मुद्दों को, और वहां से लेकर के फिर उनके बुढ़ापे का आज क्या हो रहा है, इस पूरे तंत्र को समझिए। यदि आपको यह समझ में आता है कि जो व्यवस्था आज है वो अपने आप हुई है, फिर तो हम ये मानकर चलेंगे कि आने वाले वक्त में इसका सुधार भी अपने आप हो जाएगा। यदि आप ये समझते हैं कि ये व्यवस्था की गई है, तो फिर हम ये समझते हैं कि अगर ये व्यवस्था की गई है तो फिर खराब अगर मानोगे तो इसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो हम कुछ मुद्दों पर आपकी राय लेना चाहेंगे ताकि हमें एक मत हो सकें। आज से ज्यादा नहीं, मैं 30 या 40 साल पहले के भारत या 30 या 40 साल पहले के कुशीनगर या हम इस कठकुइया पुरैनी की इस धरती की ही बात करेंगे। आपके समाज में पहले बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? कम थी या ज्यादा थी? कम थी। परिवार कम टूटते थे या ज्यादा टूटते थे? कम टूटते थे। डिप्रेशन, टेंशन कम था या ज्यादा था? कम था। अपराध कम था या ज्यादा था? अपराध भी कम था। नशा कम था या ज्यादा था? नशा भी कम था, अपराध भी कम था, परिवार भी संगठित रहते थे, आपस में भाईचारा ज्यादा था या कम था? वो ज्यादा था, भाईचारा ज्यादा था, परिवार संगठित थे और हम सब लोग बीमार भी नहीं होते थे। कर्जा ज्यादा था कि कम था? कर्जा था ही नहीं। सोना चांदी ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। आपके घर में पशुधन ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। खाने पीने की आइटम ताजा पहले ज्यादा मिलती थी या अब ज्यादा ताजा मिलती है? पहले ज्यादा मिलती थी। अर्थात आज से, अगर मैं आज से 30 साल पहले के भारत को या कुशीनगर को देखूं या अपने कठकुइया पुरैनी को देखूं,
तो आज से 30 साल पहले के हालात हमसे बेहतर थे। इस पे आपकी सहमति है? हालात हो गए अब खराब। अब आपने मुझे यह बताना है, ये हालात अपने आप खराब हुए हैं या किसी ने किए हैं? किसी ने किए हैं। या तो ये राजनेता ने किए, या फिर ये कंपनियों ने किए, या फिर ये बैंकों ने किए, या फिर ये शिक्षा ने किए, या फिर ये सरकारों ने किए। किसी ना किसी ने तो किए हैं। लेकिन इतना पक्का है कि जिस बच्चे की जिंदगी आने वाले समय में बर्बाद हो रही है, उसके मां बाप ने तो नहीं किए। क्यों जी? और यदि उसने किए हैं तो फिर उसको करने के लिए किसी ना किसी ने मजबूर किया है। अब वो उस मजबूरी को यदि आप समझ लेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आज आपका बच्चा आपसे बात करना क्यों नहीं चाहता है, आज आपके समाज में हर घर कर्जे में क्यों है, आज आपके बीच में अवसाद क्यों है और आप बीमार क्यों हैं। यदि आपने यह समझ लिया तो हम इस व्यवस्था को आने वाले समय में सुधार भी पाएंगे, हम इसके अंदर वो बदलाव भी कर पाएंगे जो बदलाव हम इसमें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं हम बच्चे की शिक्षा से लेकर के। मेरा यह मानना है कि हम अपने बच्चों को यदि शिक्षा देने चलें और हमारे पास दो विकल्प हों। एक विकल्प है कि बच्चा दिन रात अंग्रेजी की या किसी ऐसे विषय की किताबों को याद करता रहे और रटता रहे, जिसके बाद आखिर में उसके हिस्से में केवल और केवल किसी की नौकरी आनी है, या सरकारी या प्राइवेट। एक तो है ये शिक्षा, और दूसरी शिक्षा है वो जो शिक्षा उसे स्कूल टाइमर, स्कूल के समय में ही उसको जीवन जीना सिखा दे, उसको यह बता दे कि तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, तुम्हें अपने परिवार को संगठित कैसे रखना है, तुमने अपने समाज को संगठित और स्वस्थ कैसे रखना है, तुम्हें अपने आप को कर्ज मुक्त कैसे रखना है, और तुम्हें अपनी समृद्धि किसको समझनी है। आपको पहले वाली शिक्षा चाहिए कि दूसरे वाली चाहिए? कौन सी चाहिए? दूसरे वाली। सबको दूसरे वाली चाहिए, तो पहले वाली क्यों दे रहे हैं भाई? देखो, कमाल की बात यह है कि सबको अपने बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करे, लेकिन सभी के सभी अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो किसी कंपनी की नौकरी के लिए तैयार कर रही है। और कंपनी की नौकरी वो गांव में नहीं करेगा, उसको कंपनी की नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। और आज से पहले आपके गांव का कोई बच्चा यदि गांव छोड़कर शहर चला गया था, वापस नहीं आया है। और उस बच्चे ने आपके गांव का कोई कलेक्टर बन गया हो, आईआईटी में जाकर के कोई 2 करोड़ का पैकेज लेके बैठा हो, या कोई एसडीएम बन गया हो या तहसीलदार, वो लाखों कमा रहा है कि करोड़ों कमा रहा है। मैंने आज तक एक ऐसा अफसर नहीं देखा जिसने वापस आकर अपने गांव के लिए कुछ किया हो। क्यों जी? यानी कि आप जब तक बच्चे रहेंगे, जब तक आप गांव से बाहर नहीं जा रहे हैं, तब तक तो खाएंगे गांव का, और जब कमाने की बारी आएगी कमा कर दोगे शहर को। और यदि अपने गांव का प्रत्येक बच्चा यही करता रहेगा तो क्या एक दिन ऐसे हालात नहीं आ जाएंगे कि हम सारे के सारे खा खाकर गांव को खोखला कर देंगे, हम केवल शहरों को बसा देंगे? क्या ऐसी दुनिया नहीं आ जाएगी? तो क्या हम अपने गांव को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या हम अपने लिए ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसके अंदर हमारा गांव बचे ही ना? और गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी से पहले के लोग कहा करते थे, और सभी ये कहते थे जिन्होंने भारत को समझा है कि भारत तो गांव में बसता है, और अगर गांव को खोखला कर देंगे तो भारत को खोखला कर देंगे। यानी अल्टीमेटली हम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं जो हमारे भारत को खोखला कर रही है। वो चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, वो चाहे न्याय प्रणाली हो। न्याय प्रणाली का खेल समझ लीजिए।
आपके पास एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें गांव में कोई चोरी हो गई, किसी ने किसी के साथ गलत व्यवहार कर लिया, या किसी के साथ कोई गलत चीज हो गई, या कोई अपराध कर दिया। एक व्यवस्था है जिसमें पूरे गांव के मौजूद लोग, समझने वाले लोग, न्याय को समझने वाले लोग एक जगह पर बैठे, दिन में बातचीत करें, पूरी बात का खुलासा हो, जिसने जो गलती करी है वो गलती पता चले, गलती के बाद अपराधी को वहीं पर सजा दे दी जाए और फाइनल मामला हो जाए, जिसमें 1 रुपए का खर्चा ना होता हो। एक तो न्याय व्यवस्था है ये, और दूसरी व्यवस्था है ये जिसमें जब की गलती हो जाए तो उसमें जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ यदि पीड़ित व्यक्ति जाकर के कहीं पुलिस में कंप्लेंट करने लग जाए तो पुलिस वाला उस पीड़ित करने वाले के साथ मिलकर पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ित करे, वो पैसा खा करके उसी के ऊपर अन्याय करे, और फिर वो मुकदमा हो जाए दोनों के ऊपर, फिर दोनों के दोनों पुलिस को भी पैसा दें, वकील को भी पैसा दें, फिर जजेस को भी दें, पहले लोअर कोर्ट में दें, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दें, फिर हाई कोर्ट में दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में दें, और फिर आखिर में मर जाएं। मतलब न्याय कभी भी ना हो। तो आप कौन सी व्यवस्था चाहते हैं, पहले वाली के दूसरे वाली? लेकिन ताकत तो हम दूसरे वाली को दे रहे हैं। शिक्षा भी आप वही दे रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, न्याय प्रणाली को भी उसी को सपोर्ट कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक तंत्र की। राजनीति आपको ऐसी चाहिए जिसमें वहां गद्दी पर बैठा हुआ आदमी हमारा चुना हुआ हो, हमसे पूछे बिना कोई निर्णय ना लेता हो, और जब किसी संसद या उस विधायक परिषद के अंदर यदि जाता है या किसी विधायिका पे बैठता है या विधानसभा में बैठता है या संसद में बैठता है, वो वहां बैठने से पहले, बात करने से पहले अपने गांव, अपने समाज की बात को लेकर के जाए और हमारी बात रखे। ऐसी न्याय व्यवस्था, मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, या आपको इस तरह की व्यवस्था चाहिए कि वो एक पार्टी उसको लॉन्च करे, पार्टी उसको बताए क्या करना है, और वहां पर भी वो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी और संसद में भी वो वही बोले जो उसको पार्टी कह रही हो, और पार्टी लाइन से बाहर ना जाता हो। अपना प्रतिनिधि चाहिए कि पार्टी का प्रतिनिधि चाहिए? लेकिन हम चुनते तो पार्टी वाले प्रतिनिधि को हैं, हम चुनते तो जाति के हिसाब से हैं, हम चुनते तो उसके हिसाब से, हम अपने मुद्दों के हिसाब से, हमारा आदमी तो हम चुनते ही नहीं। भाई हम न्याय प्रणाली उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम राजनीति उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम शिक्षा प्रणाली उनकी मजबूत कर रहे हैं। अगले नंबर पर आ जाते हैं खेती, क्योंकि पूरे गांव से जुड़े हुए मसले हैं ये, इन बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मसले हैं। कल को जब हम इन बच्चों को एक समाज देने की कोशिश करेंगे, कैसा समाज दे रहे हैं ये हम लोग तय करेंगे। एक खेती की प्रणाली वो है जिसमें आपको कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, बीज आपका अपने घर का है, मेहनत करने वाले लोग आपके अपने घर के और अपने समाज के हैं, जिसमें उत्पादन का खर्चा शून्य है और जितना भी पैदावार होता है वो सारा आपका है। यह खेती की व्यवस्था। और दूसरी खेती की व्यवस्था है जिसमें आपको हल जोतने की बजाय आपको ट्रैक्टर चलाना पड़े तो कंपनी को पैसा जाए, उसमें डीजल पेट्रोल डालो तो कंपनी को पैसा जाए, फिर बीज डालो तो कंपनी का डालो, फिर पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालो तो कंपनी का डालो, फिर उसके अंदर पानी देना हो तो बिजली कंपनी की डालो, फिर उसके अंदर कटाई करनी है तो फिर वो जो मशीनों से ही कटाई करो तो कंपनी को बेनिफिट जाए, और फिर ढुलाई के लिए भी कंपनी को जाए, जिसमें पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक केवल सारा पैसा, सारा खर्चा कंपनियों को जाता हो, और उसके बाद जब आपकी कमाई की बारी आए तो फिर सरकार कह दे कि एमएसपी नहीं मिलेगा, इतने में बिकेगा। पहले वाली खेती की व्यवस्था चाहिए कि दूसरे वाली चाहिए? पहले वाली चाहिए, लेकिन कर तो हम दूसरे वाली रहे हैं। देखो, इन बातों से मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं। शिक्षा, अब आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा हो गया हमारा, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के अंदर आपके पास दो व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल के दौरान लड़का लड़की दोनों को ये पूरी तरह से समझा दिया जाए कि ये शरीर रूपी मशीन काम कैसे करती है, ये प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाता है,
किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह का भोजन आपको अपनाना है, किस तरह की दिनचर्या आपको अपनानी है, कैसी ऋतुचर्या आपको अपनानी है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि जिसमें हम बीमार ही ना पड़े। ये वाली व्यवस्था बढ़िया है, जिसके अंदर आपको दवाइयों के नाम पर केवल जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे और आपकी रसोई में रखा सामान ही काम आ जाए। या आपको वो व्यवस्था चाहिए जिसमें बच्चे के जन्म के समय से पहले उसको इंजेक्शन लगना चालू हो जाए, जन्म के बाद उसको इंजेक्शन लगे, सारी जिंदगी दवाइयां खाता रहे, फिर उसको ब्लड प्रेशर भी हो, शुगर भी हो, हार्ट अटैक भी हो, जोड़ों में दर्द भी हो, पूरी उम्र बीमार पड़ा रहे और सारी जिंदगी उन कंपनियों को, फार्मा कंपनियों को पैसा देता रहे और फिर भी स्वस्थ ना रहे। आपको कैसे वाला मेडिकल व्यवस्था चाहिए? पहले वाली चाहिए, लेकिन हम जी तो दूसरे वाली रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, अब आता है धर्म। धर्म के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि मेरा यह धर्म है, यही धर्म सबसे बड़ा है, यही धर्म सबसे अच्छा है, इस धर्म को मानने वाले लोग धरती पर रहने चाहिए, बाकी के लोग इस धरती से निकल जाने चाहिए। एक तो यह व्यवस्था है। एक दूसरी व्यवस्था है कि परमात्मा का पूजन मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं जिस मान्यता को मानना चाहता हूं यह मेरा विषय है। मैं अपने खेत में रखे अपने पूर्वज को मानना चाहता हूं, गांव में रखे अपने दादा खेड़े को मानना चाहता हूं, मंदिर में रखे शिवालय को पूजना चाहता हूं, या मस्जिद में रखे अपनी कुरान को पूजना चाहता हूं। यह मेरा विषय है, यह मेरा व्यक्तिगत विषय है। मेरा विषय, मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं जिस पंथ को मानता हूं, वो बढ़िया हो सकता है, सबसे बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले को भी अपना अधिकार है कि वो भी जिसको मानना चाहे मान ले। उसकी आस्था उसकी, मेरी आस्था मेरी। लेकिन हमको ये समझना है कि एक बाग तभी सुंदर लगेगा जब उसमें सारे अलग अलग रंग के फूल होंगे। सारे सफेद हो जाएंगे तो भी खराब, सारे केसरिया हो जाएंगे तो भी खराब, सारे के सारे एक रंग के हो जाएंगे तो सुंदरता गायब हो जाएगी। तो आपको पहले वाली धार्मिक व्यवस्था चाहिए कि दूसरे वाली? दूसरे वाली। तो हम पहले वाली पे काहे लगे पड़े हैं? मेरा कहने का अर्थ यह है, मैं जो बात कह रहा हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन छह चीजों के अंदर यदि आप इनको अच्छे से समझने लगोगे तो आपको कब्जा नजर आएगा पूंजीवाद का, आपको कब्जा नजर आएगा कंपनियों का, आपको कब्जा नजर आएगा बाजार का। बाजार, व्यापार और सरकार ये मिल करके हमको कर रहे हैं लाचार। ये बता रहे हैं कि तुमको कैसा खेती करना है, कैसी शिक्षा देनी है, कैसी ड्रेस पहनोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे किताबें पढ़ोगे, किस तरह का जीवन जियोगे। और हम कुछ भी तय नहीं कर रहे, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए और ना अपने समाज के लिए। बस आज हम इस विषय पर यदि बात कर लें कि ये बच्चे जितने यहां बैठे हैं और आप जितने बड़े लोग यहां बैठे हैं, सबको परमात्मा ने जब पैदा किया एक खास तरह का हुनर देकर पैदा किया। आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है, और स्पेशल भी इस हिसाब से नहीं दिया है कि यहां आकर के देवेंद्र बल्हारा आपके मंच पर आएगा और आपको बताएगा कि क्या स्पेशल दिया है। असल में जब किसी बच्चे को, जब कोई आत्मा जब आपके कठकुइयां पुरैनी में आएगी, किसी घर में जन्म लेगी, तो यह कुदरत तय करेगी कि उस घर में पैदा होने के बाद उस बच्चे के पास ऐसा दिमाग आएगा जो उस कठकुइया पुरैनी के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और समृद्ध करने के लिए किस किस तरह के दिमागों की आवश्यकता है, वैसे ही दिमाग हमारे यहां पैदा होंगे। यहां जिस चीज की कमी होगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छे से जानते हैं मौसम जैसा हो कि आने वाले समय में ज्यादा बरसात होगी या कम बरसात होगी, इसके आधार पर बीमारियां आती हैं शरीरों के अंदर। और जब बीमारियां उस शरीर के उसके हिसाब से आती हैं तो उन बीमारियों के इलाज वाली वनस्पति वहीं पर पैदा होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जिस मौसम में जो बीमारी होती है उसका इलाज उसके आसपास वहीं उसी एरिया के अंदर पैदा हो जाता है।
वो तो हम राउंड अप जैसी बीमारियां मार मार के, मोनसेंटो जैसी कंपनियों के गुलाम बनकर हम उन खरपतवारों को, हम उन असली दवाइयों को, हम उन आयुर्वेदिक मेडिसिन को खत्म कर लेते हैं अपने हाथों से, दवाइयां छिड़क के। अदरवाइज आपके शरीर में पाने वाली हर बीमारी का इलाज वहां की वनस्पति में होता है, यदि वहां अपना जंगल पैदा हो रहा हो तो। यह बात अगली पीढ़ी तक मुझे लगता है किसी भी विद्यालय के अंदर नहीं पढ़ाई जाता। तो जंगल बचाने का किसी को भी एक ख्याल नहीं आता अगली पीढ़ी को कि हमको अपने जंगल बचाने हैं, हमको अपना पशुधन बचाना है, हमको अपने शरीरों में केमिकल जिसको इंजेक्शन के जरिए बॉडी के अंदर डाला जाता है उसको बचाना है। इस पर भी चर्चा नहीं होती है। आज अगर अपने इस श्री मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल ने यदि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम लोग इस विषय पर बात करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि भाई आने वाले समय में इस अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, यदि अपने बच्चों को अपने गांव और अपने समाज के लिए तैयार करने के लिए गांव के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए, शिक्षा व्यवस्था इस तरह की बना दी जाए कि हर बच्चे को विद्यालय के दौरान ही पता चल जाए कि मुझे जीवन में क्या कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए उसे विद्यालय में ही तैयार कर दिया जाए, और 100% रोजगार वाली शिक्षण व्यवस्था यदि पूरा गांव मिलकर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा आपके हिसाब से? कैसा रहेगा? मतलब देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में क्या है कि ना तो मां बाप को पता कि मेरे बच्चे के पास कैसा दिमाग है, ना ही स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता कि मेरे बच्चे के पास, जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास कैसा दिमाग है। वो खेलने के लिए पैदा हुआ है, कवि बनने के लिए पैदा हुआ है, लेखक बनने के लिए हुआ है, संगीतकार बनने के लिए हुआ है, वो दौड़ने के लिए बना है या बैठने के लिए बना है, वो बोलने के लिए बना है या कंप्यूटर के लिए बना है, वो जासूसी के लिए बना है या खेलने के लिए बना है या लड़ने के लिए बना है। वो जिस काम के लिए बना है उसका दिमाग तय करता है। दुर्भाग्य ये है कि हमें अपना काम बाई चांस चूज करना पड़ता है, ना कि बाय चॉइस, यानी अपनी मर्जी उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं चलती है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है सबसे लास्ट में, वो है टेलीविजन, या इसको कह लीजिए स्क्रीन, या कह लीजिए सिनेमा, या कह लीजिए वीडियो, या कह लीजिए फिल्में, या कह लीजिए नाटक। मतलब स्क्रीन हमको बता रही है कि जीवन कैसा जीना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, साधन कैसा लेना है, कार कैसी लेनी है, बोलना कैसे है, रहना कैसे है, कैसा आचरण करना है, कैसी व्यवस्था होगी, ये सब कुछ हमको टीवी स्क्रीन के जरिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये असर हमारी नई पीढ़ी पर भी धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आपके बच्चों को मोबाइल स्क्रीन पकड़ा दिया गया है सिस्टम के द्वारा कि सारे काम कंप्यूटर पर होंगे, और बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे मालूम ही नहीं है कि उसके समाज में क्या हो रहा है, उसके गांव में क्या हो रहा है। उसकी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो टीवी स्क्रीन ने पैदा की हैं, मां बाप कर्जे पे कर्जा ले रहा है, मां बाप पैसा उधार ले रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से भी निकाल रहा है कि मुझे घर बनाना है तो पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी लेनी है तो पैसा चाहिए, मुझे शादी ब्याह इस तरह का करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े अपने बच्चे को देने हैं तो पैसा चाहिए, मुझे ये वाली शिक्षा इस स्कूल में पढ़ाना है, इतनी महंगी पढ़ाई, इतनी महंगी कोचिंग करानी है तो पैसा चाहिए, मुझे ये सुविधाएं अपने बच्चे को देनी है तो पैसा चाहिए, खेती करने के लिए अलग पैसा चाहिए, बीमारियों के इलाज के लिए अलग पैसा चाहिए, थाना
कोर्ट कचहरी के लिए अलग चाहिए, दूसरी चीजों के लिए अलग चाहिए, और हर तरफ से पैसे की जरूरत पैदा कर दी, और उतना पैसा गांव में पैदा नहीं होता, तो फिर हर आदमी को या तो उसकी जमीन गिरवी रख के किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर, या उसके पास जितने कागज हैं उनके आधार पर, या उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर, और जब आदमी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो उसकी घर की औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर हर आदमी को कर्जे में डाल दिया जाए। यही हो रहा है आपके गांव में, मेरे गांव में, इनके गांव में, इनके गांव में, जो यहां बैठे हैं, किसी के गांव में जाकर के देख लीजिए, हर व्यक्ति की जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है, व्यक्तिगत जमीन हर व्यक्ति की, और आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है। फैमिली आईडी का मतलब है कि आपने अपने पूरे परिवार की गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। अपार आईडी का मतलब है आपने अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। हेल्थ आईडी हो या आधार कार्ड हो, उसका मतलब है आपने अपनी गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दी। वो आपको दिन रात आपकी सारी आईडीज बनाने पे लगे हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पर लगे हैं। इसके बैंक के कागज, इसके घर के कागज, इसकी खेत की जमीन के कागज, इसकी गाड़ी के कागज, इसका ड्राइविंग लाइसेंस, इसका गैस का कनेक्शन, इसका पानी का कनेक्शन, इसका बिजली का कनेक्शन, इसके और जितने कनेक्शन, इसके परिवार के कनेक्शन, इसके सारा जो पैन नंबर, आईटीआर नंबर, फैक्ट्री के नंबर, डंगरों के भी नंबर, और सब चीजों के नंबर लेकर के एक नंबर के साथ जोड़ दिए। अभी आपको लालच दे रहे हैं कि आपका गरीबी राशन कार्ड बनेगा तो ये कागज दो, आपने दे दिया। जब पूरी फैमिली के जुड़ गए तो चिट्ठी आ जाएगी कि आपके परिवार में एक आदमी के नाम पर गाड़ी है, इसलिए आपका येलो कार्ड काट दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये वाली सुविधा नहीं मिलेगी। आपकी फैमिली में ये हो रहा है, इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा। आपकी फैमिली का एक आदमी देवेंद्र बलारा की सभा में गया था, इसलिए तुम्हारी सर्विसेज काट दी गई हैं। तुम्हारा एक आदमी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने गया था, इसलिए काट दिया गया है। तुमने कर्जे की एक किस्त नहीं भरी थी, इसलिए सारी सर्विस काट दी गई है, इसलिए तुम्हारी बिजली काट दी गई है, इसलिए तुम्हारा पानी काट दिया गया है, इसलिए तुम्हारा यह सुविधा काट दी गई है। पहले वो आपको सुविधा दे रहे हैं, फिर आपसे उस सुविधा के नाम पर जानकारी ले रहे हैं। जब सारी जानकारी मिल रही है तो आपकी सुविधा काट रहे हैं, और आपको वैसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं, ना कि वैसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो। अब इस पूरे खेल को समझना है यदि आपको, तो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि सरकार को पैसा दे रहा है बाजार, बाजार के पास पैसा आता है व्यापार से। और जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म को बना दिया उन्होंने व्यापार। इस व्यापार से वो पैसा खींच रहे हैं, बाजार का पैसा पार्टियों को मिल रहा है, और पार्टियों में जो नेता हैं उनको फंडिंग जब बाजार से मिलेगी तो बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद, वो काम बाजार का करेंगे कि आपका करेंगे? सीधी सी बात है, जिसने उनको फंडिंग दिया, जिन्होंने उनको ताकत दी, जिन्होंने जीतने के लिए सारी सुविधाएं दी, उन्हीं का तो काम करेंगे। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके घर में कोई वैद्य बन गया फ्री में, तो वो इलाज फ्री में कर सकता है। लेकिन यदि उसको डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ जाए, और बाहर आकर के उसे डॉक्टरी करने के लिए अपना अस्पताल खोलना पड़ जाए, उस अस्पताल की किस्तें चुकाने के लिए वो तो रोज लक्ष्मी के आगे पूजा करेगा, सुबह सुबह वो यही तो दुआ मांगेगा ना कि हे भगवान, पूरे गांव को बीमारी आ जाए, सभी के सभी हार्ट अटैक हो जाए, सबकी लीवर खराब हो, सबका किडनी खराब हो, सबके घुटने खराब हो, सभी के सभी ढेर सारी बीमारियों से घुसे रहें, किसी को बीपी हो जाए, किसी को शुगर हो जाए, यही तो दुआ मांगेंगे ना। वो नहीं समझ रहे? अगर उनकी व्यवस्था आपके बीमार रहने से चलेगी तो वो आपको बीमार रखेंगे, उनकी व्यवस्था आपको अनपढ़ रखने से चलेगी तो वो आपको अनपढ़ रखेंगे, उनकी व्यवस्था आपको गुलाम रखने से चलेगी तो वो आपको गुलाम रखेंगे। और सबसे बढ़िया टाइप की गुलामी एक ही है कि गुलाम को पता ही ना लगने दो कि तुम गुलाम हो, है कि नहीं? अच्छा तो है, सुविधा मिल रही है, यही तो कहते हैं ना
अभी क्या है, मुझे किसी ने कहा देखो कितनी सारी सड़कें बन गई हैं। मैंने कहा सड़कों से करना क्या है? बोले सड़क नहीं होती तो दिल्ली से कुशीनगर सड़क से कैसे आते तुम गाड़ी से, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती। मैंने कहा ये नाश नहीं हो रहा होता, सारे आदमी कर्जे में नहीं होते, मुझे अपने घर से निकलने की जरूरत ही क्या पड़ती है? नहीं समझे भाई? अगर आपके गांव में आपका बच्चा पढ़ रहा है, गांव में पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, गांव के पास हजारों एकड़ जमीन है और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी व्यापार बिना धरती के नहीं होता। कपड़ा चाहिए कॉटन से आता है, कॉटन कहां होती है? जमीन में। चमड़ा चाहिए डंगर से आता है, डंगर कहां से खाता है? जंगल से, जमीन से। आप जूता चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, पीने को चाहिए, ओढ़ने को चाहिए, जो चाहिए ये सब जमीन से आता है ना। एक भी इंडस्ट्री, लोहा हो, सोना हो, अभ्रक हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, चांदी हो, कुछ भी हो, एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन से नहीं आती है। तो गांव है, गांव के पास लोग हैं, लोगों के पास जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ कितना काम हमारे पास अवेलेबल है, बस हम गांव वालों को यही नहीं पता है। हम गांव वालों को यह नहीं पता है कि यदि गांव वाले अपनी व्यवस्था को खुद संभालने लग जाएं, हमको किसी के कागज की, किसी के आधार कार्ड की, किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की, किसी के कर्जे की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, यदि हम बात करें, हमने एक किताब लिखी थी, घनश्याम वर्मा जी ने लिखी थी असल में, तो हमें उनका सहलेखक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस किताब में जो हमारा सहयोग था वो हमने जब उसको किया और हमने उस किताब को, उनके उस लेख को पढ़ा और पूरे इतिहास को समझने की जब कोशिश की, तो हमें पता चला कि उत्तरी की, हमको तो पढ़ाया गया था कि भारत गरीब था, हमको तो पढ़ाया गया कि भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं पैदावार होती थी। हमने देखा कि सन 1600 में जब कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, उससे 100 साल पहले भारत 24.4% पूरी दुनिया की जीडीपी का 24.4% हिस्से के साथ पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में भारत, सन 1500 में। यानी अगर आज हम 2025 की बात करें तो मात्र 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो कि आजकल उसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब उसका नाम एफडीआई है, अब उसका नाम मल्टीनेशनल कंपनियां है, एमएनसी। आजकल उसका नाम गुड़गांव में बेस है, आजकल वो बैंगलोर में बेस है, आजकल वो दिल्ली में बेस है। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आजकल वो अलग अलग कंपनियों के नाम से आते हैं। उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले नंबर पर है, और जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है तो 1700 में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है, पहले नंबर पर चाइना है। और जिस टाइम पर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, उस वक्त टॉप के 15 देशों में इंग्लैंड कहीं नहीं है। और जैसे जैसे आजाद होने की तरफ बढ़ते हैं और जब हम 1947 की तरफ पहुंचते हैं, जब हमें यह बताया गया है कि हम आजाद हुए थे, उसको कहते हैं, वो आजादी का नाम देते हैं, उस वक्त इंग्लैंड तीसरे नंबर पर आ चुका है और भारत उन 15 में कहीं नहीं, नीचे जा चुका है। समझ रहे हैं बात को आप? यानी कि हम पहले नंबर से नीचे आ रहे हैं और वो कहीं नहीं से ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अब ऐसा क्या हो गया कि हर घर के अंदर बीमारी आ गई, अब ऐसा क्या हो गया कि हर घर के अंदर कर्जा आ गया, हर घर के अंदर झगड़ा आ गया, हर घर के अंदर तनाव आ गया, हर घर के अंदर परेशानियां आ गई, पूरे समाज का टूटना हो गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा होने का एक ही कारण है कि गांव ने चर्चा करनी बंद कर दी। सब अपने अपने घर में अपने टेलीविजन, अपना मोबाइल, अपनी रेडियो, अपना फोन, अपना बस अपने अपने में लग गए और ये भूल गए कि भाई गांव के परले सिरे पर अगर कहीं नशा बिक रहा होगा,
अभी वो आपके घर में नहीं आया है, लेकिन जिस दिन नशे वाले को नशा खरीदने का पैसा नहीं मिला, उस दिन उसका डीलर उसको बोलेगा पहले 10 कस्टमर लाके दे दो। क्यों जी? यही कहेगा ना। नशा करने वाले का स्टाइल देखा है? पहले वो नशा करने लगेगा, उसकी डोज बढ़ेगी, उसका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा। घर में जो सामान बेच सकता था, जिससे उधार मांग सकता था, उधारी मांगने वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उधार देना बंद कर देगा। अब वो नशे वाले से उधार मांगेगा, वो उसको उधार में भी दे देगा। जब उसका काफी कर्जा हो जाएगा, चुकता कर भाई, पैसा वापस कर। वो कहेगा पैसा है नहीं है, पैसा नहीं है, ये लेके जा, इसको बेच के आ कम से कम 10-15 लोगों को। अब जब आदमी बेचेगा तो कहां बेचेगा? जानकारी वाले आदमियों के पास, रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने गांव में ही तो बेचेगा सबसे पहले। क्यों जी? और जब वो 10 लोगों को बेच देगा, वो जब 10 लोग जब स्थिति में पहुंचेंगे, वो और 10-10 तैयार करेंगे, तो उनको 100 तैयार करने पड़ेंगे। और जब ये 100 लोग एक 10-10 कस्टमर चाहिएगा, तो इनको फिर हर आदमी को नशा देना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे बात? समझ गए ना? यानी गांव के आखिरी सिरे पर यदि कोई बच्चा नशेड़ी हो चुका है, तो सारे गांव को चौकन्ना हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए बात करने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि उसे नशा करना पड़ा? ऐसा क्या था? कैसे वो नशे के करीब गया? किस तरह से वो संपर्क में आया? उसको नशा दिया किसने? उस टाइम पर ये तंत्र क्या कर रहा था? तब आपको पता चलेगा कि आपके गांव के आसपास यदि कोई चौकी लग गई है, पुलिस चौकी, तो उस पुलिस चौकी का काम ही उन नशेड़ियों की रक्षा करना है। वो आपको कहेंगे आप कुछ नहीं कह सकते जी, कंप्लेंट लिखो। वो कंप्लेंट लिखेंगे, वो उनको उठा के ले जाएंगे, अगले दिन बरी कर देंगे, बोलेंगे हम क्या करें, विधायक जी का फोन आ गया, क्योंकि विधायक जी तो नशा बेचने वालों के साथ ही है। क्यों जी? मतलब अपराधियों के लिए विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री का या मंत्री जी का फोन आएगा। गरीब आदमी की सच्चाई की रक्षा करने के लिए मंत्रियों के फोन कभी नहीं जाते हैं। अर्थात हम लोगों को तो अपनी व्यवस्था के लिए खुद से ही बात करनी पड़ेगी। क्यों जी? करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो एक बात बताइए मुझे गांव वालों, सिर्फ एक बात बताइए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या मैं ये मानता हूं कि आपकी देनदारी है, कि हमें पैसा देना है बैंकों का खूब सारा, और भाईचारे का भी देना है। अगर हम ये कहें कि भाई आपके बैंकों की जितनी देनदारी है, उसकी जिम्मेदारी यदि हम ले लें कि आपकी देनदारी की जिम्मेदारी हमारी, उसके बदले में आप अपने गांव में अपने बच्चों के लिए अपनी व्यवस्था बनाने का काम चालू कर दोगे, तो क्या किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक का पूरे गांव का जितना कर्जा है, यदि उस कर्जे को हम चुकता करने की दिशा में काम कर लें, तो अब आपको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आपके बच्चों को कभी भी कर्जा ना लेना पड़े? यह हो सकता है? यह किताब है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। इस किताब का शीर्षक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इस किताब के अंदर आरबीआई ने, वित्त मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने और सारी की सारी संस्थाओं ने, वित्तीय संस्थाओं ने यह लिख करके दे दिया है कि जो कर्जा आपको दिया गया है वो है ही नहीं कहीं पे। देखो कमाल की बात, आपको बस यही समझना है कि जो कर्जा आपको दिया है ना, वो कर्जा है ही नहीं कहीं पर भी। इसका एक उदाहरण समझाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितना भी ये समूह सहायता वाला जो ग्रुप होता है ना, ये लोन देते हैं। इस लोन की किस्त पहले महीने में होती थी, आजकल हफ्ते में आती है। आने वाले समय में ये हर रोज होनी शुरू होगी। एक हफ्ते में, और आमतौर पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोन किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। महिलाएं उस पैसे का खर्च कैसे करती हैं? महिलाओं को बिजनेस करना हमारे यहां नहीं आता, महिलाएं हमारी कहीं बाहर नहीं जाती, तो जो पैसा आ गया वो सोचती है कि कल को जो पैसा कमाएंगे हम ये चुकता करते रहेंगे हफ्ते भर में, और कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा।
तो उस पैसे से या तो वो बच्चों के लिए कोई सामान ले आती हैं, या उस बच्चे की स्कूल की फीस भर देती हैं, या उनका पति दारू पी रहा है तो वो थोड़े से चोरी वो कर लेगा, या वो घर के कामों में थोड़ा मोटा पैसा खर्च कर देंगी। अब जब वो पैसा खर्च कर दिया, अब उनके पास किस्तें देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा। अब औरत को जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है वो होती है उसकी इज्जत, खास तौर पे उसके परिवार के सामने, उसके बच्चों के सामने, अपने पड़ोस के सामने। अब जब वो कर्जा लेने वाला आएगा, रिकवरी वाला, वो आकर के बदतमीजी से बात करेगा, महिला को टेंशन होने लगेगी। वो जो टेंशन होती है उसकी वजह से महिला का जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो उसके मासिक धर्म में छुपा है। अगर उसका स्वस्थ रखना है, अगर महिला को सही रखना है, या अगर वो स्वस्थ रहेगी तो उसकी एक पहचान है कि उसका मासिक धर्म रेगुलर रहे। आप देखोगे जितनी भी महिलाएं को इस बात की टेंशन हो जाएगी, उनका मासिक धर्म इर्रेगुलर हो जाएगा। इर्रेगुलर होते ही उनको ढेर सारी दूसरी बीमारियां चालू हो जाएंगी। दूसरी बीमारियां चालू होंगी तो अब उनका परिवार भी टूटना चालू हो जाएगा। एक तरह से पूरे समाज का ताना बाना बिखेरने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए यह समूह सहायता वाला लोन लाया गया था कि इनके आदमी तो कर्जे में आ गए हैं, अब इनकी औरतों को भी कर्जदार बनाओ। औरतों को कर्जदार बना दिया तो अब इनके परिवार को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अब पैसा कैसे आया इनके पास? मान लीजिए पूरे गांव में इस समूह सहायता लोन देने वाली कंपनी ने पूरे गांव के अंदर 1 लाख और 10 लाख रुपया बांट दिया। 10 लाख रुपया बांटने के बाद 1 हफ्ते में इनकी पहली किस्त आएगी, और हम ये मानकर चलते हैं कि पहली किस्त आई उनकी 50,000 रुपया मात्र। तो वो क्या करेंगे? इसी 50,000 रुपया यहां का हो गया, 50,000 दूसरे गांव से आया, 50,000 तीसरे गांव से आया, ऐसा करते करते 10 गांव से ऐसा करके 5 लाख रुपया ब्याज का आ गया उनका। इस 5 लाख रुपए को वो फिर से लोन दे देंगे अगले गांव को। अब ये 5 लाख रुपया कौन सा है? ये वही 5 लाख रुपया है जो पहले 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ था। समझ रहे हैं ना बात आप? 10 लाख यहां दे रखा, 10 लाख यहां, 10 लाख यहां, यानी जो लोन दे रखा है उसी लोन का पैसा आया, उसी को अगला लोन बना दिया। अब यहां से सारा पैसा आया, उसको अगला लोन बना दिया। यानी मैं अपने 100 रुपए को ही बार बार लोन पर दे रहा हूं। मेरे पास हैं 100 रुपए, लेकिन मैंने इसको 1000 रुपया इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, इनको भी दे रखा, उसी 100 रुपया में से 100 रुपया सबको दे रखा है। तो इस तरह से मुझे लेने 1000 रुपए हैं, जबकि मार्केट में है ही 100 रुपए। नहीं समझे? और ये कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म क्या है? ब्याज के पैसे को मूलधन में कन्वर्ट करना कानूनन जुर्म है। अब यह बात को कंपनियों को पता है, इसीलिए वो सबसे पहले आपसे ब्याज वसूल करते हैं। कहेंगे अभी तो ब्याज ब्याज आया है, मूल तो सारा बाकी बचा है। किसी ने घर के लिए लोन लिया था 30 लाख रुपए का, 6 साल हो गए हैं पे करते हुए, आज भी वो 30 लाख ही पड़ा है, उसका 1 भी रुपया कम नहीं हुआ। बैंक में जाकर पूछते हैं तो कहता है भाई क्या करें, अभी तो ब्याज ब्याज आया, अभी तो और भी ब्याज आना है, मूलधन तो शुरू भी नहीं हुआ। यानी कि जितने भी व्यक्तियों ने लोन ले रखे हैं, अब जमीन वाले लोन का देखो, केसीसी का क्या हाल है। सबकी जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, सबने उसके ऊपर केसीसी बनवा रखी है, सबने उसको लेकर के खर्च कर रखा है। कमाल की बात यह है कि जिन्होंने लोन दे रखा है उनके पास भी कैश नहीं है, और जिन्होंने ले रखा है उनके पास भी नहीं है। आज अगर केसीसी का पैसा जमा करना पड़ जाए तो रिश्तेदारों से इकट्ठा करके देते हैं, और फिर वो ब्याज में चढ़ा के पुराने का नया करके फिर उन रिश्तेदारों को वापस करते हैं। यही तरीका अपनाते हैं। पूरे गांव में किसी के पास भी केसीसी का लोन चुकता करने के लिए पैसा नहीं है। किसी दुकानदार के पास अपनी दुकान के लिए लिया हुए लोन चुकता करने की कमाई नहीं है। सिर्फ नौकरी वाले बचे हुए हैं, उन्होंने सबने इंजेक्शन लगवा रखे हैं कोरोना वाले, उनका नंबर अगले 2-4 साल में टपकने का आ जाएगा। उनके परिवार अब धीरे धीरे हो रहे हैं। देखो आप कैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैसे ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कैसे लकवा मार रहा है, कैसे
घुटनों में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी को एलर्जी है, किसी की आंख खराब हो गई, किसी के बाल खराब हो गए, किसी की स्किन खराब हो गई। आपके गांव में दिखाई दे रहा है ना कितने केसेस बढ़ गए हैं। तो जिन्होंने नौकरी के चक्कर में, डर के चक्कर में और लालच के चक्कर में, और बहुत से लोगों ने तो पार्टियों के चक्कर में कि उनके वाला नेता बोल रहा है, राहुल वाले राहुल की बात पे बड़े हुए थे, मोदी वाले मोदी की बात पे लगे थे, योगी वाले योगी की, भाई योगी ने कह दिया है तो लगवाएंगे तो लगवाएंगे तो लगवाओ, अब लगो लाइन में। अब अस्पतालों की लाइन में लगे पड़े हैं सारे के सारे, टोटली सारा का सारा गांव। क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं? यानी हर घर में बीमारी भी इन्होंने दे दी, हर घर में कर्जा भी इन्होंने दे दिया, हर घर में मोबाइल भी इन्होंने दे दिया, और अब आपकी बर्बादी की वेट कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पूरा गांव आपस में लूट खसोट पे आ जाए, फिर देखेंगे हम सबको, फिर ये आपके ऊपर लट पेलेंगे। किस्तें नहीं दोगे तो गांव की लाइट काट देंगे। गांव वाले जाएंगे तो कहेंगे कि भाई तुम लाइट क्यों काट दी? मतलब उन्होंने ना 3 तुम्हारे गांव के अंदर ऐसे समूह सहायता ग्रुप है, वो लोन नहीं दे रहे हैं, तो सारा गांव जाके उनके पीछे पड़ेगा कि तुम लोन की किस्तें क्यों नहीं देते हो, लिया क्यों था अगर तुम चुकता नहीं कर सकते। अब चुकता हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कारण क्या है इसको समझना है बस हम सब लोगों को, और तब हमको पूरा का पूरा देश आजाद भी करना है इस जाल से। मेरे पास यदि 1 लाख रुपया है तो मुझे सिर्फ यह बताइए कि मैं 1 लाख रुपए से कितना लोन दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, बताइए। मेरे पास 1 लाख रुपया है, आप सब लोग लोन लेने के लिए आते हो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लोन दे सकता हूं आपको? 1 लाख ना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर मैं आपको लोन नहीं दे सकता। भारत सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने, भारत सरकार तो कुछ और होती है, केंद्र सरकार ने या आरबीआई ने टोटल नोट जो छापे हैं अभी तक वो है 34 लाख करोड़ के। तो ज्यादा से ज्यादा कर्जा कितना दे सकता है बैंक? है कि नहीं भाई? जो नोट होगा वही तो वापस आएगा ना बैंक के पास। ज्यादा से ज्यादा कर्जा कितना हो सकता है? टोटल लोन कितना है मालूम है? लगभग 215 लाख करोड़। यानी कि रिजर्व बैंक के पास 34 रुपए हैं और उसने 215 रुपए लोन पे दे रखे हैं। यानी वो सबको अगर बोल दे कि मुझे लोन चुकता करो, एक आदमी के पास पूरा नहीं है, उन्होंने उधार लेके दे दिए, फिर दूसरे से उधार लेके दे दिए, तो टोटल पैसा कितना जाएगा वापस? 34 लाख करोड़। तो जो बाकी का पैसा चुकता नहीं हुआ, उनकी मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जमीन या कुछ भी सामान, वो नीलाम होना तय हो गया। तो 215 में से 34 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बन गया? 180 के करीब हो गया, 179 है ना। 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है, यदि आज की सिचुएशन मान लें तो। इसका मतलब वो नंबर किसी का भी आएगा। पूरे गांव में से 90% लोगों की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है। कारण क्या है? आपने अभी अभी ताजा ताजा लोन अगर किसी ने लिया है तो आपको अगर लोन की किस्तें चुकता करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तो 5-6 महीनों के अंदर अंदर बैंक वालों का दोबारा फोन आ जाएगा, आप किस्तें अच्छे से पे कर रहे हो, आपको टॉप अप मिल सकता है, बिना डॉक्यूमेंट, बिना सिग्नेचर करे और लोन मिल जाएगा। आप बोलोगे यार फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं, कहीं धंधा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेके हमने बाइक ले लिया, कार ले ली, अब बाइक या कार कमा के तो देगी नहीं, वो तो और खर्चा कराएगी उल्टा, तो वो पैसा कमाई में तो आएगा नहीं, वो तो खर्चे में हो गया। फिर भी हम ले दे के थोड़ी किस्तें देंगे और 5-6 महीने किस्तें दे रहे होंगे, तो फिर से फोन आएगा, अभी टॉप अप एक और मिल सकता है 50,000 का, 90,000, ऐसा करके। एक दिन ऐसा आएगा जब आप किस्तें चुकता नहीं कर पाओगे। उस दिन वो आपसे पूछेंगे, दे नहीं सकते थे तो लिया क्यों था?
है कि नहीं? ये हो रहा है। तो यानी सबको उस पोजीशन पर लेकर जाना है जहां वो चुकता ना कर पाए, और जब वो चुकता ना कर पाए तो उनके प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा सके। अब दो बात और समझनी है आपको, ये लोन आया कहां से? अगर 34 लाख करोड़ रुपए हैं तो 215 लाख करोड़ का लोन दिया कैसे? ये लोन बैंक ऐसे देता है, इसको समझिएगा, अच्छे से समझो। ये है 34 लाख करोड़, तो बैंक के पास, हम 34 लाख करोड़ थोड़ा बड़ा नंबर है, हम थोड़ा छोटे से ले लेते हैं, छोटे वाले अंकड़े से ले लेते हैं। हम 1 लाख को हम आसानी से समझ पाएंगे। बैंक के पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया रखा है और हमें बैंक से 60,000 रुपए का लोन लेना है। हम बैंक मैनेजर के पास जाएंगे कि भैया हमको 60,000 का लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर सबसे पहले पूछेगा किस काम के लिए चाहिए? आप बोलोगे जी मुझे बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, या फिर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। तो बोलेगा घर की कीमत क्या है, कागज दिखाओ। घर के कागज देखे तो बैंक क्या बोलता है कि जितना लोन आपको चाहिए, अगर 60,000 रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम 80,000 रुपया प्रॉपर्टी की कीमत होनी चाहिए जो उसके पास गिरवी रखनी है। ऐसा ही होता है ना, 80,000 की प्रॉपर्टी पे वो 60,000 का लोन देता है। तो अब वो आपसे 80,000 की प्रॉपर्टी गिरवी रख लेगा। अभी बैंक के पास कितना पैसा आ गया टोटल, मतलब प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 1,80,000 की प्रॉपर्टी हो गई ना? क्यों जी? 1 लाख की प्रॉपर्टी पहले थी, 80,000 आपसे गिरवी रख लिया। अब आपको जो कर्जा देना है इस 1,80,000 में से ही देना है ना, 60,000 रुपया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर बैंक ने कर्जा देना है तो इस 1,80,000 में से देगा, लेकिन बैंक इसमें से नहीं देता। बैंक क्या करता है? कंप्यूटर खोलता है, कंप्यूटर में हवा में एक क्रेडिट अकाउंट बनाता है। उस क्रेडिट अकाउंट, आपके नाम का क्रेडिट अकाउंट बनता है, ऐसे ही हवा में बन के उसमें लिख दिया जाता है लो 80,000, एवं लिख दिया जाता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, और उस 80,000 को आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी वो 1,80,000 रुपया बैंक के पास सेफ है, वो तो वापस देना ही नहीं है आपको। वो प्रॉपर्टी तो अब आपकी वापस आएगी नहीं, जो एक बार गिरवी चली गई वो नहीं आएगी। आपने सोने पे ले रखा है, किसी पे भी ले रखा है, वो वापस नहीं आएगी, गारंटी है, क्योंकि वो आपको लोन पर लोन देते जाएंगे। अब तो वो जो डिजिट आपको दी है ना, आपको हवा का पैसा बना के दे दिया, और अब आप उस पैसे को, हवा वाले पैसे को चुकता करने के लिए कभी बकरी बेचोगे, कभी भैंस बेचोगे, कभी गाय बेचोगे, कभी दिहाड़ी करोगे, कभी अनाज बेचोगे, कभी मकान बेचोगे, कभी सोना बेचोगे, कभी चांदी बेचोगे, कभी अपना कुछ बेचोगे, कभी कुछ बेचोगे, लेकिन वो हवा के पैसे के बदले असली पैसा कमा कमा के देते रहेंगे। ये पूरे देश की जनता के साथ हो रहा है। ये हमने इस किताब के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो बैंकों के नोट चल रहे हैं ये सारे के सारे नकली हैं, सारे के सारे। 1968 के बाद का हर नोट नकली है। और अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सारे जने जाओ अपने बैंक में और एक 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का, 10 रुपए तो कोई ज्यादा नहीं होते, जिसके पास 10 रुपए आसानी से हो 10 रुपए, जिसके पास 100 रुपए आसानी से हो 100 रुपए, जिसके पास 500 का एक नोट आसानी से हो जाए 500 रुपए, जिसके पास जितना पैसा आसानी से हो जाए उतना पैसा जाकर बैंक के अंदर जमा करो। 500 का नोट दे रहा हूं, साथ में एक चिट्ठी लिखो, टू दी आरबीआई गवर्नर थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब हम दे रहे हैं गवर्नर के नाम पे, मैनेजर को दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये 500 रुपए का नोट दे रहा हूं, मुझे इस नोट के बदले में आपको मुझे रुपया देना है, क्योंकि इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नहीं समझे? अगर मैं आपको लिख के दे दूं मैं धारक को 10 किलो अनाज देने का वादा करता हूं, 10 किलो गेहूं, और गेहूं हो भाई महेश भाई के पास गेहूं हो, तो आपको पर्ची देनी है महेश भाई को कि देवेंद्र भाई ने साइन करके दिए हैं
तो देवेंद्र उसके पैसे देगा महेश को, आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर लिख दिया भाई मेरी तरफ से 10 किलो गेहूं दे दो। ऐसे होता है ना। ऐसे ही गवर्नर ने साइन करे हुए हैं उसके ऊपर और बैंक वालों को दिया है कि जिसके पास भी ये कागज का टुकड़ा है मैं उसे 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो अब हम मैनेजर को बोलते हैं कि मेरे को, इसका मतलब ये पर्ची गेहूं नहीं है, उस पर्ची के बदले गेहूं मिलता है। इसी तरह से ये पर्ची जो आपकी जेब में है, बैंक का नोट, प्रोमिसरी नोट, ये रुपया नहीं है, इसके बदले में रुपया रखा हुआ है वहां पर। तो आपको क्या करना है, आपको केवल अपना रुपया मांगना है। अगर ये नोट असली होगा तो बैंक आपको रुपया दे देगा, अगर नोट असली नहीं हुआ तो बैंक आपको रुपया नहीं देगा। यही है ना। और रुपया क्या होता है आपको ये भी पता चल जाएगा। और अगर बैंक नहीं देगा तो बैंक नहीं चाहता कि आपको पता चले रुपया क्या होता है। असल में रुपया क्या होता है इस किताब में हमने दिया हुआ है, आरबीआई से दस्तावेज निकाल के लाए, वो लिखा हुआ है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। यानी कि जितना आपके बैंकों के नोट, जब ये जेब में पड़े नोट है ना, ये जो नोट पड़े हैं, मेरे पास पड़ा है क्या, आपके पास पड़ा है, ये रहा, ये जो 500 का नोट है, 777 मिलीग्राम सोना अगर इस नोट में लेकर चले जाओ तो लगभग 6300 रुपए के नोट में आता है। और वही सोना भारत के 1 रुपए में आता है। इसका मतलब हमारे 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। इसके आधार पर हमने हजारों लोगों के आवेदन लगाए हैं जिनका जवाब बैंक नहीं दे रहा है। इसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की नीलामी भी रुकी, बैंक वालों की गुंडागर्दी भी रुकी, और बैंक वालों ने यह ड्रामा भी बंद कर दिया कि वो आकर के गांव में आकर परेशान करना चालू कर दे। ये काम तब होगा जब उस आदमी के साथ जिसने लोन लिया हुआ है वो आदमी खड़ा होगा जिसने लोन नहीं लिया हुआ है। जो लोन चुकता कर पा रहा है, हम उसको नहीं कहते कि तुम लोन चुकता ना करो, कभी नहीं कहते। लेकिन जिसको यह समझ में आ गया कि जो लोन आपको दिया गया है उसके बदले में बैंक आपसे 6000 गुना की ठगी कर रहे हैं, हवा में दिए पैसे के बदले आप अपनी कमाई दे रहे हो, लुट रहे हो, सारा देश लुट चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब कर्जे में आ जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब बीमार हो जाए? अरे कोई 1-2 आदमी पूरे गांव में बीमार हो जाए तो मान सकते हैं, किसी 1-2 आदमी को हार्ट अटैक होता है 5-6 महीने में एक बार तो हो सकता है। रोज की रोज एक आदमी मरे, रोज की रोज कहीं कहीं लाशें उठें, रोज की रोज अस्पतालों में पैसा पूजे, रोज की रोज आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता साहब। ये प्लानिंग है किसी ना किसी की, और यह काम सरकारों से मिलकर किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है क्या? किया जा रहा है ना। और इसको न्यायालय में लड़ा भी है, लड़ा भी गया है। अभी भी हम लोगों ने बुलंदशहर में 4 केस एडमिट करवाए हैं लोअर कोर्ट में, जहां हमने 6 लाख रुपए की जो लोन राशि थी, बल्कि वो लोन तो 6 करोड़ रुपए का था, उसको चुकता किया 10,000 रुपए के वैध रुपए में। और अब बैंकों से जो हमने किस्तें दी हुई थी वापस रिकवरी का केस डाला है। लगभग 7,000 करोड़ रुपया बैंकों ने देना है हमको, ये वाला जिसको नोट कहते हैं। अब बैंक फंस गए हैं वहां कोर्ट में। आपके बीच में मऊ से अजय बैठा हुआ है, ये ऑलरेडी कोर्ट में मुकदमा लड़के आ चुका है और अपने सारे के सारे इसके एरिया में इसके खिलाफ बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। ये आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता देगा। दिखाओ एक बार शक्ल सबको, यहीं आ जाइए, बल्कि आइए, और आपको अपना एक्सपीरियंस ये बता देगा कि जब जज के सामने इसका केस गया तो क्या हुआ था, और आज इसके पूरे के पूरे क्षेत्र में बैंक वालों की, रिकवरी वालों की क्या हालत है। बताओ सबको। जय हिंद, जय सुभाष। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हमारे माता पिता भी बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारे भाई बहन भी बैठे हुए हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग
अपने अपने हक की लड़ाई, अपना हक जाने और लड़ें। और इसमें लड़ाई देखा जाए तो लड़ाई कोई नहीं है, हक की मांग है। मैं अपना बहुत कम समय में बता रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत कम है। जब मैं 2012 में इस बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया और 2012 के लास्ट में मेरा अप्रैल के महीने में शादी हुआ। उस शादी के बाद मेरे घर की स्थितियां बिगड़ती चली गई। मैं 2013 में मार्च के महीने में एक ऑटो रिक्शा लोन करा रखा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से, और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक ने लोन तो 1,37,000 रुपये का कर दिया, जिसकी EMI मैंने 6 महीने तक पेड कर पाया। उसके बाद ऑटो की हालात खराब होने लगी, मैं उसमें परेशान हो गया। परेशान होते होते इतना बेबस हो गया कि घर परिवार भी टूटने लगा, माता पिता भी रूठने लगे। बच्चे नहीं थे, उससे तो थोड़ा शांति थी कि बच्चे नहीं हैं, लेकिन तब तक 2016 में RC जारी हो गया। नोटिस पर नोटिस आता गया ग्रामीण बैंक द्वारा, और 2016 में जब RC जारी हो गया, तहसील से अमीन आने लगे और अमीन द्वारा धमकियां दी जाने लगी। उसके बाद जब धमकी पे धमकी मिलने लगी, मैंने 3 दिन तक घर छोड़ दिया। 3 दिन बाद मैंने लग गया और इसके बारे में ढूंढने लगा कि आखिर ये रुपया की सच्चाई है क्या, रुपया है क्या। तो मैं जिस समय विद्यालय में पढ़ता था, विद्यालय भामाशाह उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें मेरे पिताजी चपरासी हुआ करते थे किसी समय में, और कुछ ही दिन बाद मेरे पिताजी को भामाशाह विद्यालय से निकाल भी दिया गया। और मैं उसी विद्यालय में पढ़ते वक्त रुपए पर मैं ये पढ़ता रहा कि मैं धारक को रुपया अदा करने का वचन दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, मेरा बचपन से ही ये था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मेरी मांगे और बैंक से सवाल अधूरा रह करते थे। तो जब मेरे ऊपर समस्या आई तो मैंने 3 दिन घर से गायब हुआ और दूसरों के मोबाइलों में सर्च करके रुपए का इतिहास जाना। रुपया के इतिहास क्या है, बैंकों की माया जाल क्या है, उसमें निकल करके आया कि रुपए का आविष्कार शेरशाह सूली द्वारा किया गया था, जो चांदी का सिक्का, जिसको 1 तोला कह लीजिए, 1 तोला उसका वजन था, और 10 चांदी के सिक्के के बराबर 1 सोने का सिक्का, जिसे मोहर कहा जाता था, वो मोहर हुआ करता था। तो 10 चांदी के सिक्के हैं तो 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर होती थी, जो 1 तोला। तो 1 तोला मोहर का इस समय कीमत वर्तमान समय में 80,000 है। तो 80,000 रुपया 10 रुपये के बराबर है। भारतीय रुपया देखा जाए तो 10 रुपया के बराबर आज की जो पेपर करेंसी है वो 80,000 रुपये के बराबर है। तो उसी चीज को मैंने निकाला और RTI जो है कि हमने किसी से सलाह लिया, एक पड़ोस के लोग हैं उनसे हमने सलाह लिया, तो उन लोगों ने सलाह दिया कि नहीं ठीक तो है लेकिन करके देख लो। कुछ सहयोग उन्होंने किया जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ यहाँ पर आए भी नहीं हैं, और RTI मैंने फाइल किया तहसीलदार महोदय को और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक को RTI फाइल किया। तो उसमें RTI में जवाब आया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना ही नहीं है। और उसमें हमारी RTI में था कि क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय बैंक मानते हैं, हाँ या ना में जवाब दें। दूसरा मेरा था क्वेश्चन, बिंदु संख्या 2 था कि आप जिस रुपए में प्रतिदिन लेन देन करते कराते हैं क्या वह भारतीय रुपया है, यदि हाँ तो उसका मानक मूल्य धातु यूनिट स्टैंडर्ड क्या है, प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाए। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आरबीआई की स्थापना करने वाले शासक सम्राट रूलर की प्रमाणित ID फोटो छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। इतना 3 सवाल मैंने मांगा और 3 सवाल में एक भी सवाल का जवाब बैंक ने नहीं दे पाया, और आज तक लोन उसका पेंडिंग है। 1,02,220 रुपए की RC कटी हुई थी
और उस मामले को लेकर के बैंक जो है कि मैनेजर से कुछ झड़प हो गई और मैनेजर लेकर कोर्ट में चला गया, सिविल कोर्ट मऊ। और सिविल कोर्ट में जाने के बाद अब खेला करना चालू कर दिया। उसने मुकदमा किया तो जब सम्मन आया तो हम भी डरे हुए थे, लेकिन गए और वहाँ तारीखें पड़ी और तारीख पड़ती गई। हमने वहाँ जो है कि जब जब बुलाया गया तब तब गए। उसके बाद जो है कि एक दिन ऐसा आया जिसमें बैंक के वकील थे श्रवण कुमार राय, सरकारी वकील थे, और जिस वकील का वकालतनामा लगा हुआ था वह वकील डरा हुआ था, कह रहा है भैया मेरा तो वकालतनामा लग गया, मैं बोलने के काबिल नहीं हूँ। ने कहा कि कोई उपाय ढूंढिए, अब तो मरता क्या नहीं करता, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमने अपने परिवार को जो है मायके भेज दिया, तुम जाओ, मैं क्या करूँगा, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब मैं चला गया बैंक में, मुझे अवसर मिला और वह वकील साहब ने मेरे साथ इतना अच्छा सहयोग किया मेरा कि कोर्ट की फीस जमा करके मुझे खड़ा कर दिया गया कि मेरा वकील खुद जो है बहस करने के लिए तैयार है। हमने गया तो पूछा गया, बैंक द्वारा पूछा गया हमसे कि तुमने तो पब्लिक का पैसा लिया है और दिया नहीं, तुम अपराधी हो। हमने कहा सर ये सिविल का मामला है या अपराध का, रुपया लेकर के दे नहीं रहे हैं तो क्या हम अपराधी हैं? कभी नहीं। ये तो सिविल का मामला है ना कि अपराध का मामला है? यदि अपराध का मामला है तो कत्ल करने वाला सिविल में आएगा क्या? नहीं ना। तो ये अपराध का मामला नहीं है श्रीमान जी, ये सिविल का मामला है। और रह गई बात कि ये बैंक द्वारा कहा जा रहा है कि ये पब्लिक का पैसा था, तो पब्लिक कौन है? मैं हूं ना, मैं पब्लिक हूँ, मेरा पैसा है, तो फिर कैसा मांग रहे हो? क्यों अपील किए हो? यहाँ नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो कह रहा है कि ठीक है, तो जो पैसा तुम लिए हो उसको कह रहे हो कि यह ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की पेपर करेंसी है। हमने कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके अंदर ताकत है। और श्रीमान जी, मैं जज महोदय को कहा कि श्रीमान जी के पास यदि ये भी विवेक है, लोगों का ये फैसला करते हैं, तो यही बता दें कि क्या ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की पेपर करेंसी नहीं है तो इसका वैल्यू क्या है, मानक क्या है? जैसे किसी भी गाड़ियों का इंजन बनता है तो एक घोड़े के शक्ति के अनुसार, यानी हास माने इतने हास पावर की ये गाड़ी है, यानी कि हास माने घोड़ा, घोड़े की पावर के बराबर बनता है। उसी तरह से इसका भी प्रेजेंटिव पावर होगा रुपये का, और रुपये का प्रेजेंटिव पावर क्या है श्रीमान जी, यही हमको उपलब्ध करा दीजिए, बैंक का टोटल रुपया मैं दे दूंगा। एक यादव जी थे, मित्र थे, उनको मैंने पहले से तैयारी कर रखा था कि बैंक ये बात जरूर बोलेगा कि मैं जो दिया था वही नोट मुझे वापस कर दो। मैं इसकी तैयारी पूर्ण रूप से करके गया था। एक झोले में चूरन वाला बच्चों बैंक जो था उसको घर पर रात में प्रेस मार करके उसकी रबड़ चढ़ाकर गड्डी बनाकर झोले में पैक कर लिया और 3 गड्डी जेब में रख करके गया। अंदर गया, जब कोर्ट में 3 गड्डी जेब में रखा और झोला बाहर पकड़ा दिया। जब गया तो उसमें ये कंडीशन हुआ, बैंक जो मेरी सोच थी वही बैंक कह दिया। वहाँ बैंक द्वारा कहा गया कि ठीक है भाई, आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो फर्जी करेंसी आपको दिया गया है वही मेरी वापस कर दो। हम कहे श्रीमान जी ठीक है, आप लिख कर दे दो, मैं वापस कर दूंगा। कहा मैं लिख करके नहीं दे सकता हूँ, यहाँ तुम करेंसी लाओ, जो ले गए हो वही वापस कर दो। हम कहे ठीक है सर। तुरंत एक गड्डी निकाल कर श्रीमान इसको मिलाइए और दे रहे हैं। तो जब बैंक के वकील द्वारा कहा गया, अधिवक्ता द्वारा कि ये चलेगा, हमने कहा जो आपने दिया वो भी नहीं चला, जो आपके करेंसी में लिखा था वो इसमें भी लिखा है, उसका भी मानक नहीं है, इसका भी मानक नहीं है, अपने में ये भी कागज का टुकड़ा है तो वो भी कागज का टुकड़ा है, जिसमें प्रेजेंटिव पावर न हो वो रुपया नहीं है। तो वहीं से जज साहब ने मुझे अपने केबिन में हटकर बुलाया, और जब बुलाया पेशकार साहब ने हमको बुलाकर ले जाने लगे तो हमने कहा, डरा हुआ था भाई पहले से, बैंक कुछ भी कर सकता है, कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। हमने कहा कि भैया लग रहा है अब जेल जाना पड़ेगा। बाहर जो साथी झोले में जो बच्चों बैंक लेकर के पैसा खड़े थे, हमने कहा भैया चलिए चला जाए। तो कहेंगे अजय भाई आप जाइए और देखिए
और कोई बात होगा आप शोर करिएगा, मैं आऊँगा। मैंने कहा कि बहुत अच्छा भाई, तुम्हारे ऐसे दोस्त मिल जाए तो हमारा हक तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो हमने अकेले अभी इतनी बात कर रहे थे, तब तक दोबारा पेशकार साहब ने आया, कहा कि चलो भाई साहब कुछ कहेंगे नहीं, तुमसे पूछना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, तब थोड़ा तसल्ली मिली। जब अंदर गए तो उसमें कोर्ट के ऊपर उनको कमरा मिला था जहाँ की उनकी पत्नी भी रहा करती थी, और वो भी दोनों लोग। पत्नी, इसमें कोर्ट का ये रूल रेगुलेशन था कि पत्नी जहाँ काम करेगी, जहाँ थी सरकारी दोनों व्यक्ति यदि हैं तो पत्नी चाहे तो पति को अपने पास बुला सकती है, उसकी भी ट्रांसफर वहीं हो जाएगा। इस तरीके से वो लोग दोनों एक ही जगह जज थे। तो जब मैंने गया तो उन्होंने, जज साहब ने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि ये चीज़ तुम कहाँ से पाए। हमने कहा कि श्रीमान जी ये तो मुझे समस्या ने मुझे ला कर दे दी। कहा कौन सी समस्या। हमने कहा जो आपके पास सामने खड़ी थी। कहा बैंक समस्या। हम कहा बिल्कुल समस्या है। कहा कि ये कैसे मिला तुमको बताओ। हमने कहा सर आप नेट पे सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा, और गलती मेरी मिलेगी। तो कहाँ से गलती है आपको ये बताना होगा, साबित करना होगा, तब मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। तो उसने ये जवाब दिया कि ठीक है आप जो है बताओ कि कहाँ से मिला। हमने बता दिया आप बैंकों का मायाजाल और रुपए का इतिहास खोलकर देख लीजिए। उन्होंने देखे, सर्च किए, शेर सारसूली और ईस्ट इंडिया कंपनी RBI सब एक ही निकल कर आ गए, सबका लोगो भी एक ही आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 1600 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर पहला पड़ाव पुर्तगालियों का पड़ा था। उनका यही काम था कि रुपया को यानी बैंक के नोट को छापो और भारत के लोगों से भारतीय रुपया चांदी का सिक्का लेते जाओ। ये बैंकिंग प्रणाली पूरा सिस्टम उन्हीं का है, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों से पहले तो हम लोग गुलाम थे, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों रूप से गुलाम थे। तो आज़ादी तो मिली, लेकिन शारीरिक रूप से आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को शारीरिक रूप से आज़ादी मिली, लेकिन आर्थिक रूप से तो अभी हम लोग गुलामी है। उसी की लड़ाई सर हम लोग लड़ रहे हैं। यदि श्रीमान जी आपको इस बात की कष्ट है तो आप खुलकर बता सकते हैं। उन्होंने मेरी पीठ ठोका, कहा बेटा तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जितना भी खर्च होगा मैं तुम्हारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि श्रीमान जी अब मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं, पिताजी मेरे अपने माता पिता के अकेले हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझे सारी चीज़ें देखकर चलनी होगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ। हमने कहा कि श्रीमान जी जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है राष्ट्रगान, वो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किंग जॉर्ज पंचम की स्वागत गीत थी, जिसको अंग्रेजों अधिकारियों द्वारा ढेर सारा इनाम दिया गया था। वही शिक्षा आप मुझे फिर से ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, क्या ये उचित है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बैठो, चाय पी लो, उसके बाद बेटा तुम जाओ, तुम्हारा आज के बाद बैंक कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। और आकर के श्रीमान जी ने, जज साहब ने बैंक से बुला करके वो तहसीलदार साहब को भी बुलवाया और इनको बैंक मैनेजर और बैंक के अधिवक्ता को, तीनों लोगों को कहा कि ऐसा है कि आप लोग अजय से लोन उसी शर्त पर लेंगे कि इसके मांगे द्वारा RTI का जवाब दे करके आप विधि व्यवस्था अंतर्गत रुपया अदा करा लीजिएगा, नहीं तो कोई गुंडाई किए तो आपके खिलाफ कई धाराओं बताएं, जो धारा हमें याद नहीं इस समय आ रही है, धाराओं के अंतर्गत आपको सजा 7 साल की हो सकती है। उसके बाद मैं चला आया, मैं भी विस्फोर पड़ गया, जिसको लग करके उन लोगों ने कोर्ट का रिकॉर्ड जो है कि छुपाने की बहुत प्रयास किया। और तभी से मैं आज के डेट में मऊ जिले में मुझे STF पुलिस भी उठा कर ले गई थी। पिछले जो है 12 अगस्त को जो बीता है, देखिए 14 अगस्त 1947 को 12 बजे देश आज़ाद हुआ, 2 बजे आज़ादी रद्द कर दी गई। 99 साल का लीज पर दिया गया है भारत। ये आज़ाद नहीं, कंट्रैक्ट पर है, और कंट्रैक्ट पर है 99 साल के लिए। यदि देश आज़ाद होता तो आज़ादी की कोई कानून भारत में नहीं चलती। धारा 144 लगाई जाती है। कोई राजा अपने प्रजा पर लगाता है क्या? कोई लगाता है? ये अंग्रेज अधिकारियों ने इस धारा का प्रयोग किया था लोकतंत्र सेनानियों पर काबू पाने के लिए, और आज भारत में वही हो रहा है। आज सबके ऊपर लगाया जा रहा है वही अंग्रेजी धारा।
और आरबीआई कहती है, फिर इस समय वर्तमान समय में जब मैं आरटीआई लोगों का लगाया, ये माइक्रो फाइनेंस वाले तंग कर रखे थे, किसी की माँ बहन के साथ कोई भी गाली गुप्ता हरकत करने लगते थे। एक बार मैं अपने घर पर छत पर सोया था और आकर के माइक्रो फाइनेंस वाले ने रात को दरवाजा खटखटा दिया बगल वाले का। हमने कहा भैया जाओ, सुबह में तुम्हारा पैसा चाहिए, आकर मांग लेना, ले लेना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो कि सोने नहीं दे रहे हो। कहा तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो। कह रहे यार मैं पड़ोस के आदमी हूँ, मैं इसमें भी पूछने वाली बात है, मैं कौन हूँ। कहा तुम ही पैसा दे दोगे। हम कहा बिल्कुल दे देंगे, बताओ कितना चाहिए। कहा कि ऐसा है कि पूरा पैसा तुम कल व्यवस्था, हम कहें 1 हफ्ते का समय दो, तुम आकर ले लेना। कहा लिख कर दो। हम कहें लिख कर ले लो, दे दिया। उसके बाद सुबह में पड़ोस वाले से कहा कि भैया ऐसा है कि एक काम करो कि तुम हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो, खड़ा होने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर दूं, ऐसी ऐसी बात है रात में। कहा हाँ भैया ये तो है। हमने आरटीआई उसकी फाइल किया, आरटीआई फाइल करके बैंक से जवाब मांगा। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, राज्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायकी, किसी को छोड़ा नहीं, सबको आरटीआई फाइल कर दिया। और सबसे रुपया का संचालक नियंत्रण करने वाले शासक सम्राट रूलर की प्रमाणित आईडी फोटो मांगा और बैंक की स्थापना दिवस मांगा और आरबीआई की स्थापना दिवस और आरबीआई को राष्ट्रीयकरण करने वाले शासक सम्राट रूलर की प्रमाणित आईडी फोटो सत्य छाया प्रति मांगा और कई सवाल उनसे पूछा जिसमें एक भी जवाब नहीं दिया गया। और जो है आज के डेट में उसी मामले को लेकर के हमको 12 अगस्त 2024 को उठाया गया था एसटीएफ पुलिस लगा करके, छोटी मोटी पुलिस ने। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, यदि कोई भी सवाल यदि पूछ दिया जाए आज के भारत सरकार से तो बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा। और इतना बड़ा अपराधी था मैं कि हमारे लिए 2-2 गाड़ी एसटीएफ पुलिस लगी थी हमको ले जाने के लिए, और मैं घर से ही उठा लिया गया और दिखा दिया गया कि अरे ये तो जो है कि बैंक वालों से मारपीट कर रहा था, नदवा सरा रोड पर इसको गिरफ्तार किया गया है। तो बनाया गया काम। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने आया कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया कि हमको ये जो मुकदमा लिखा गया है ये मुकदमा सरासर गलत है, हमको घर से उठाया गया है। उसके बाद जो है कि अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सारे लोगों से, जिला के एसपी से भी बहुत जल्द सवाल जवाब कोर्ट करने वाली है। और यही बैंकों का षड्यंत्र है और इसी तरह से बैंक जो है कि भारत के लोगों को लूट रहे हैं। यदि बैंकों से मांग लिया जाए तो बैंक के पास रुपए का विधिक दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं करा पाएगा, उसके पास है ही नहीं है। बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार पेपर करेंसी जारी करती है, ये मुझे लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराई है। और 1934 में जब ये प्रावधान लेकर के करेंसी जारी करती है तो देश तो आजाद हुआ 1947 में ना, तो देश 1947 में आजाद हुआ, करेंसी चल रही है 1934 का। यही बैंकों का खेला है और इसी जाल में फंसे हुए हैं तहसीलदार से लेकर के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायकी, सभी लोग फंसे हुए हैं। कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग भी इसको समझिए। हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो कहे हैं वो सत्य कहे हैं, जिसका हम लोग पूरा विधिक दस्तावेज उन लोगों से मांगा गया है, जो नहीं दे रहे हैं उनको ही हम लोग गलत ठहरा रहे हैं कि क्या कारण है कि आपने जिस चीज़ का लेन देन कर रहा है, जिस रुपए से, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। अभी आप दुकान करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, आरबीआई का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, पता ही नहीं किसने किया। सच्चाई तो यह है कि हिल्टन यंग कमिश्नर के आधार पर आरबीआई है, उसी की सिफारिशों पे हिल्टन यंग कमिश्नर था एक, और उसी का ये आरबीआई है। आरबीआई भारत की है ही नहीं है। भारत सरकार, 2 देश में एक तरह की रुपया होनी चाहिए कि दो तरह की। आज भारत में 1 रुपए के नोट पर लिखा हुआ है भारत सरकार, 2 रुपए के नोट पर लिखा हुआ है कि आरबीआई, और उस पर रुपया अदा करने का वचन दिया गया है। और दूसरा चीज़ कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी केंद्र सरकार गारंटी ले रही है कि ये नहीं देंगे तो हम देंगे, या दिलवाएंगे। गारंटी का मतलब यही होता है और यही चीज़ है और यही सच्चाई है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मुख्य अतिथि जी से अब कुछ समझिए अब आप लोग। धन्यवाद अजय भाई। मैंने अजय को आपके सामने इसलिए बुलाया कि लड़ाई अजय की थी, बात को अजय ने समझा, बैंकों से सवाल अजय ने पूछा। उस वक्त पूरा देश इसके साथ नहीं था,
उस वक्त कोई पड़ोसी इसके साथ नहीं था, अकेला न्यायालय में चला गया, कोर्ट चला गया तो ये बच गया। आज कोर्ट नहीं जा रहा है न्यायालय में, उसके साथ पंगा क्या है, यदि मामला कोर्ट में होगा तो वो बंदे से वसूली नहीं कर सकता, वो मसला यूं का यूं हो जाएगा, इसलिए बैंक तो जाएगा नहीं। आप जाओगे तो आपकी कोर्ट सुनेगा नहीं और पहले बोलेगा कि डीआरटी में जाओ। जब डीआरटी में जाओगे तो डीआरटी बोलेगा पहले इसका 10% जमा करो या 20% जमा करो, यानी 20 लाख का लोन है तो पहले 4 लाख जमा करो। अरे 4 लाख होता तो एक किश्त ना जमा कर देता मैं, बेवकूफ बना रखा है। जो टर्मिनल है वो खेल खेलेंगे ऐसे, तो आपके साथ कोई जाएगा नहीं। तो बैंकों को दे दिए गए अनलिमिटेड पावर, अब वो आकर के आपके गांव में गाली गलौज करेंगे, वो आपके घर में जबरदस्ती बिना टाइम के आएंगे, ना आपको पता रिकवरी वाला आपके घर में कब आ सकता है कब नहीं आ सकता, रिकवरी वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं आपको यह भी नहीं मालूम है। बिना जानकारी के आपका शोषण किया जा रहा है, सिर्फ यह प्रॉब्लम है। अजय को बुलाने के पीछे कारण यह है कि यदि आपको जानकारी है कि आपको जो नोट दिए गए थे, जो आपको लोन दिया गया था वो फर्जी था, जिस बैंक ने दिया वो भी फर्जी है, जिस आरबीआई ने दिया वो भी फर्जी है, वो भारत सरकार के हिसाब से नहीं है। जो पैसा आपको दिया गया वो जनता वाला पैसा नहीं है, जनता वाला पैसा तो उद्योगपतियों के पास पड़ा हुआ है। आपके वाला पैसा जो आपको दिया गया है वो पैसा वहां से छपा हुआ पैसा है। आप लोग कमा कर देते हो, वो लोग छाप कर देते हैं। आप लोग 1 रुपया जमा करते हो बैंक के अंदर, वो 6,000 रुपया छाप लेते हैं उसी वक्त। आपका 1 रुपए की कीमत उनके 6,000 रुपए के बराबर है। वो जो बात बोली है अजय ने कि 10 रुपए के बराबर एक मोहर, वो सैद्धांतिक मानक है रुपए का, लेकिन जो कानूनी मानक है, जो विधि पूर्वक जो विधिक मानक है, जो अभी तक का वैलिड है, वो है 15 रुपए की एक मोहर, जिसके हिसाब से वो 6,000 रुपया मैं बोल रहा हूं। अब आपको यह बात अगर मालूम पड़ जाए कि जो रुपया आपको दिया गया था वो फर्जी है और आप जितना रुपया बैंकों में जमा कराते हो वो उसके 6,000 गुना रुपया उधर नोट छाप लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जन धन योजना भी बहुत बड़ा फ्रॉड थी आपकी कमाई को जमा करने के लिए। आपको यहां उलझा दिया गया हिंदू मुसलमान के अंदर। यहां यूपी की स्पेशल बात कर रहा हूं क्योंकि आज मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। आपको लग रहा है कि सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। ये जो इंजेक्शंस लगाए थे हिंदुओं ने सबसे ज्यादा लगवाए हैं कोरोना वाले। ये जो लोन में फंसे हुए हैं हिंदू सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। जमीन जो नीलाम हो रही है ये हिंदुओं की सबसे ज्यादा हो रही है। गांव जो बर्बाद हो रहे हैं, तलाक जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे जो नशेड़ी बन रहे हैं, ये हिंदुओं के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आपको उलझाया इसलिए गया था क्योंकि जब आपको उधर उलझा रहे थे तब स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जो इसको उठा करके ले गई थी। उस स्पेशल टास्क फोर्स की कितनी ताकत है आपको अंदाजा नहीं है। ये तो खुशकिस्मत था, जल्दी निकल आया क्योंकि एक अकेला था। उन्होंने देखा जब इसने बात करी होगी तो उनको समझ में आ गया होगा मसला तो कुछ भी नहीं है। तो टॉर्चर भी खूब किया, पैसा भी खूब की, कहां से आता है पैसा, कहां से फंडिंग, कहां से, वो सब पूछा होगा। इसके पास कुछ मिला नहीं। जब कुछ इसके पास मिला नहीं तो भाई आप बैठिए बैठिए, जब इसके पास कुछ मिला नहीं अजय के पास तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अदरवाइज अगर इसके देख लेते वो कि अजय को छुड़ाने के बदले में लाखों रुपया मिल सकता है, इसके केस में उनको उधर से पैसा मिल सकता है, तो स्पेशल टास्क फोर्स को यूपी के अंदर स्पेशल पावर दी गई है कि 3 महीने तक तो वो आपकी जमानत भी ना होने दे। और कमाल की बात यह है कि कोर्ट में यदि ये साबित हो जाए कि स्पेशल टास्क फोर्स ने गैरकानूनी तरीके से किसी बच्चे को उठाया है, किसी बंदे को उठाया है, तो स्पेशल टास्क फोर्स के किसी अफसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बकायदा उसके कानून के बनाने में है। अब आप सोचिए कोई ऐसी फोर्स आपके अंदर खड़ी कर दी गई है आपके प्रदेश में। ये ट्रायल था कि अगर यूपी में यह कामयाब हो गया तो पूरे देश में ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। यूपी वाले कुछ बोले नहीं। अब यूपी वालों के लिए उन्होंने एक ऐसी टास्क फोर्स बना दी है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है।
अनलिमिटेड, अनियंत्रित, कोई कुछ भी किसी को मार दे, किसी को उठा ले, किसी को जब मर्जी जो कर दे। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है, अब आप अकेले अकेले नहीं लड़ सकते। अब आपके गांव को समझाना आपकी जिम्मेदारी बनेगी, और समझा आप तब पाओगे जब आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी की उम्र यहां बैठे हुए 30 साल है और कोई यहां 60-65 साल का भी बैठा है। जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने, या जो जवान बैठे हैं उन्होंने अपने मां बाप से कभी एक लाइन सुनी होगी कि बैंक उतने ही रुपए छाप सकता है जितना उनके पास सोना होता है। यह लाइन किस किस ने सुनी है? हाथ खड़ा करके बताओ। ये इन लोगों ने सुनी है, इन्होंने नहीं सुनी। देखो कमाल की बात, आप में से भी बहुत कम लोगों ने सुनी है, लेकिन इन बच्चों को पता ही नहीं है कि जो ये रुपया छप रहा है इसके बदले में सोना होता है। आजकल के बच्चे मोबाइल से जो पेमेंट करते हैं उसी को रुपया सोच रहे हैं। जो डिजिट भेज रहे हैं ना एक दूसरे को, वो उसी को रुपया सोच रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि अब अपने मोबाइल से जो भेज रहे हैं वो रुपया है। रुपया तो कहीं और रखा है, जितना उनके पास रिजर्व रखा है रुपया तो वो है। समझे कि नहीं समझे? ये जो जेब में है ये रुपया नहीं है, ये नोट है। इस नोट के बदले का रुपया रखा है। अब सोचो आपकी जिंदगी, मान लो किसी की 50 साल हो गई या 40 साल, 40 साल से जेब में रखे हुए इस नकली नोट को असली धन समझ रहे थे, और इसी के लिए परिवार छोड़ा, इसी के लिए दोस्तों को धोखा दिया, इसी के लिए समाज में सारा गड़बड़ किया, और अब पता चले आपको कि पिछले 40 साल से आपका उल्लू बनाया जा रहा था। हमारा खुद का ही जमीर ऐसे कर, यार नहीं, ऐसे नहीं हो सकता यार। ऐसे कैसे हो सकता है कि 40 साल से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? अरे 40 साल से नहीं भाई, 1934 में बना था आरबीआई, 90 साल हो चुके हैं पूरे देशवासियों को बेवकूफ बनाते हुए। और ये लूट का धंधा इतना तगड़ा है, आप इस किताब पे जाओगे ना, मैं आपको पेज नंबर सहित बताता हूं। हमने इस किताब में इस किताब के पेज नंबर 31 के ऊपर हमने एक कैलकुलेशन दी है कि 15 अगस्त को वो कह रहे हैं देश आजाद हुआ है, तो 14 अगस्त को देश की प्रॉपर्टी कितनी है, और ये नोट छापने वाली प्रक्रिया जब देश को दे दी गई, भारत को कह दिया भाई हम अपने वाला ले जाते हैं, तुम अपने वाला छाप लेना, भारत वालों को कहते हैं। तो जब हमने छापा तो वो अपना ले गए, और वो जो ले गए वो मोहर भी थी और सिक्के भी थे, यानी सोने के भी थे और चांदी के भी थे। तो जब उसको हमने पूरी वैल्यू को कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया तो उस टाइम के 37,440 करोड़ रुपया अंग्रेज लेकर के गए थे। एक दिन की बात बता रहा हूं मैं, ये 14 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में 15 अगस्त के दिन की लूट कितनी थी? अगर इस 37,440 को शुद्ध सोने में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बनता है 4,36,700.16, यानी कि लगभग 4.5 लाख टन। क्विंटल नहीं, टन। एक टन में 1,000 किलो होता है। इतने टन शुद्ध सोना एक दिन में लेके गए थे वो। ये इतनी समृद्धि अपने देश के अंदर थी। और आज भी यदि आप अपनी हालत देखो, आपके पिता आपसे ज्यादा समृद्ध थे। आपसे ज्यादा तो भैंस थी, आपसे ज्यादा बैल थे, आपसे ज्यादा गायें थी, आपसे ज्यादा जमीन थी, आपसे कम कर्जा था, आपसे ज्यादा स्वस्थ था, आपसे बड़ा परिवार था, और हर हाथ को काम था। नहीं था तो बताओ? ये सारा खेल सिर्फ आपके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के पीछे हुआ कि इधर लगा दो उधर। जैसे बच्चे को नहीं कहते, बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है तो हम क्या कहते हैं, कोको लेगी, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, इधर कर देते हैं, बच्चा उधर देखने लग जाता है, हम पीछे से छुपा देते हैं। समझे ना? ऐसा ही करते हैं ना बच्चे के साथ। तो अभी हमको ऐसे किसी मसले में उलझाकर
पीछे से हमको लूट लिया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। हमारी गांव की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। ये सारा खेल सिर्फ एक ही चीज की वजह से कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा, गांव का कोई वकील आपको समझा नहीं रहा, स्कूल का कोई मैनेजमेंट, स्कूल के प्रिंसिपल आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कराएं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर किसी स्कूल ने अगर इतना बड़ा काम किया है, मैं समझता हूं पूरे गांव को आकर के उस स्कूल का समर्थन करना चाहिए और ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई उस स्कूल के अंदर असली शिक्षा देने की बात हो रही है। और रुपए के मसले को इन बच्चों को समझाया जाना चाहिए, इनके सारे टीचर्स को समझाना चाहिए कि भाई असल रुपया ये है, बड़ा होकर तुम में से किसी एक को सुभाष बनना है, तुम में से ही किसी को भगत सिंह बनना है, तुमको ये आजाद बनना है, तुमको ये अशफाक उल्लाह खान बनना है। तुम ही बचाओगे आने वाली पीढ़ियां, जो अगले बच्चे हैं ये नॉलेज के दम पर बचाएंगे। और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो कर्जे के अंदर पूरा गांव अगर नीलाम है, मैं ये कहता हूं कि अगर इस बात की समझ आपको आ गई है तो जिन लोगों को समझ है, जैसे बाबूलाल जी बैठे हैं, अमर भाई बैठे हैं, इनको पकड़ लो, बैठ करके इनको पकड़ो और इनको बताओ कि भाई हमारे पास इतना कर्जा है। तो एक काम करते हैं, सारे गांव को बैठकर ये समझा देंगे आपको, बैठ करके अपने निडर इंडिया चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर रुपए वाले मसले की बहुत सारी वीडियोज हमने डाली हैं, उस पर जाकर के समझ लीजिए। आवेदन की कॉपी आप इनसे ले लीजिए, जनता सरकार मोर्चा के साथियों से ले लीजिए। अगर आपको आवेदन की कॉपी भी चाहिए तो आप 7696627656 पर मैसेज करके भी ले सकते हैं, आप इनसे भी ले सकते हैं। यहां से लेकर के अपनी जितनी भी महिलाएं गांव की हैं सबको इकट्ठा करिए, समझाइए कि भाई एक के भी घर में अगर कोई लोन वाला आता है, आपको मैं बता रहा हूं, हमारा जिला है कैथल, पूरे कैथल जिले में किसी भी गांव में, किसी भी गांव की बात बता रहा हूं मैं, एक भी समूह सहायता ग्रुप वाला लोन लेने नहीं आता। उसका कारण क्या है? एक दिन पकड़ के उसको वहीं घेर लिया और आजा, और लेके लट सारी महिलाएं खड़ी हो गई कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई 6 बजे के बाद आने की। हमारे घर में कोई भी रिकवरी वाला आदमी आपसे पूछे बिना नहीं आ सकता, यह नियम है आरबीआई का। दूसरी बात, तेज आवाज में भी आपसे बात नहीं कर सकता, यह नियम है। कोई बोले मुंह पे एकदम बोल रहा है, तू कैसे बात कर रहा है, जबान नीची करके बात कर पहले, वरना अभी आरबीआई को तेरी कंप्लेंट करती हूं, तेरी रिकवरी एजेंसी गायब हो जाएगी। जैसे ही नाम लोगे ना पता चल जाएगा। आएगा कोई, उससे पूछो पहले अपना आई कार्ड दिखा, उसके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए बैंक का दिया हुआ। अगर उसके पास रिकवरी एजेंसी का दिया हुआ बैंक कार्ड नहीं है तो इसका मतलब वो गुंडा है। जो वहां से ट्रेनिंग लेके आए हुए लोग हैं वो कभी भी बदतमीजी नहीं करते हैं। यदि वो बदतमीजी कर रहा है तो सबसे पहले उससे आई कार्ड मांगो, अगर वो गलत टाइम पर आ रहा है पहले आई कार्ड मांगो, और अगर आई कार्ड ना दे इसका मतलब वो गुंडा है। और गुंडे के साथ गांव वालों को क्या करनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कोई गुंडा आकर के हमारी मां बहनों को धमका दे, उसके बाद भी बताना पड़ेगा क्या करना है। आपके घर में घुसे हुए गुंडों को आप कैसे देखोगे ये तो आपको अच्छे से मालूम है। पहली बात, वो आपको समझा सकता है। दूसरी बात, वो आपके घर की दहलीज में अंदर नहीं आ सकता, और यदि वो अंदर आ जाए कुछ मत करो, दरवाजा बंद कर दो, पानी लेने के जाने बाहर जाओ और बाहर से दरवाजे की लगा दो कुंडी, और अब बुला लो गांव वालों के आ जाओ। ये अंदर क्या कर रहा है हरामी, पहले इससे ये पूछो। आप बड़े आसानी से समझ जाओ। उधर यही हुआ, पुलिस बुलाई, पुलिस बुला करके बोला ये कैसे बात करता, इससे पूछो एक बार। महिलाओं ने अपने बयान दिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखी, ऐसे गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, भाई गलती हो गई, मेरी माँ मेरी बहन के जैसी हो, मुझे माफ कर दो, मुझे बच्चे पालने हैं, मैं गरीब आदमी हूं। यही काम हमारे एक साथी की गाड़ी रोक ली थी, उसके साथ हो रहा है, अभी थाने में खड़ा है बेचारा। अभी फोन आया था, कह रहा था कि कब क्या करें, माफ कर दें क्या, कह रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। मैं कहा इससे पूछो पहले, गुंडागर्दी करते हुए नहीं ध्यान में आया था क्या? पहली बात, वो आपसे फोन करके आएंगे
तेज आवाज में आपसे बात नहीं कर सकते। 9 बजे से लेकर और 6 बजे तक ही फोन कर सकते हैं। 6 बजे के बाद कोई फोन कर रहा है तो उसको बोलिए तेरी हिम्मत कैसे हो गई फोन करने की इस टाइम पे, दफ्तर का टाइम खत्म हो चुका है। आपसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो सीधी भाषा में बात करेंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसको बोलिए हो जाएगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो जो तुमसे बनता है कर लो। और एक चिट्ठी भेज दो। जो बातें अभी अभी अजय ने बताई है, इनकी समझ वाला कोई एक महिला जो पढ़ी लिखी हो, सबकी चिट्ठी लिख के उनको भेज दो कि पहले हमको ये तो बता दो कि रुपया जो दिया था वो भारतीय रुपया दिया था कि ब्रिटिशों का अंग्रेजों वाला रुपया दिया है, पहले बता तो दो। अगर वो नकली रुपया दिया है तो वो जेल जाएंगे, और अगर असली दिया तो लिख के देने में दिक्कत क्या है? क्यों जी? भाई मेरा नाम देवेंद्र है और कोई मुझे कहता है लिख के दे कि तेरा नाम देवेंद्र है, मुझे लिख के देने में क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने हमको असली रुपया दिया है तो लिख के देने में दिक्कत क्या है? इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये ज्ञान युद्ध है। इस भारत को अभी केवल एक ही आजादी मिली है जो अजय ने बोला, शारीरिक। सामाजिक आजादी तब मानी जाएगी जब समाज के अमीर आदमी का बेटा, सरपंच का, प्रधान का बेटा और मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ने लगेंगे, तब हम इसको सामाजिक बराबरी कहेंगे, सामाजिक आजादी। राजनीतिक आजादी तब कहेंगे जब गांव के गरीब आदमी की वोट, जिसकी एक वोट, आप देखो राजनीतिक तरीके से आपने समझा कि अंबानी जो इतना पैसा कमाता है, अडानी, टाटा, बिरला इतने पैसे कमाते हैं, जब वो वोट डालने जाते हैं उनके पास 50,000 करोड़ रुपया हो या 50 लाख करोड़ रुपया हो, क्या एक आदमी एक से ज्यादा वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। और गांव में जो इसकी दिहाड़ी 100 रुपया है या 200 रुपया या 500 रुपया है, वो आदमी एक से कम वोट डाल सकता है। यानी एक आदमी की एक कीमत, वोट की कीमत बराबर है। यानी अडानी की वोट के बराबर हमारी वोट की कीमत है। हम उसे 500 रुपए में दे देते हैं, दारू की बोतल में दे देते हैं, साड़ी में दे देते हैं, कपड़े में दे देते हैं, या नेता के नाम पर या किसी पार्टी के नाम पर दे देते हैं। आप समझिए इस बात को। अडानी को इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि उसे मालूम है कि बैंक फर्जी छापते हैं। वो इतना ही डराते हैं बस बैंक वालों को, अभी लिख के दूंगा चिट्ठी, नकली पैसा दिया कि असली पैसा दिया। बैंक वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं लिख के मत देना, 50,000 करोड़ माफ, जाओ 10,000 करोड़ माफ, तुमको जितना माफ चाहिए उतना माफ, लेकिन लिख कर मत देना कि हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन अडानी ने लिख दिया उस दिन अखबारों में छप जाएगा, टीवी में आ जाएगा, और उस दिन आ गया उस दिन वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए वो चाहते पता ना चले बस किसी को भी। बड़े अमीरों के इसलिए पैसे माफ होते हैं, इसलिए उनका कर्जा माफ होता है। आपका इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कभी पूछते नहीं हो। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान युद्ध है। इसको जीतने के लिए केवल आपकी समझ होना जरूरी है। लंबी बातचीत है, लंबे मुद्दे हैं। यदि आपको यह पूरा मसला समझना है तो इसका एक ही तरीका है, आप मीटिंग्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। जिनको समझ है उनको आसपास के लोगों को बुलाइए, बुला करके इस मसले पर आगे बढ़िए, और एक एक व्यक्ति दूसरे आदमी के साथ खड़ा होना शुरू कीजिए। सामाजिक मुद्दों के ऊपर जब तक घर घर में चर्चा नहीं चलेगी, तब तक इस बात को, तब तक इस पूरे के पूरे प्रकरण को आंदोलन का और क्रांति का रूप नहीं दिया जा सकता। तब तक हम एक एक आदमी को कर्ज मुक्त नहीं कर सकते। हमारा जनता सरकार मोर्चा के लोगों का, स्वाधीन भारत के लोगों का एक ही ध्येय है कि हम सब लोग पूरे भारत के छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज से मुक्त कर सके और एक ऐसी व्यवस्था ला सके जिसमें उनकी अगली पीढ़ियां कभी भी कर्जदार ना हो। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई हम आप सब लोगों के सहयोग से ही पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोग इस समझ की इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और हम लड़ने वाले लोगों का साथ देंगे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।